हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास प्राप्त हो सके। कल हमने पीडियाट्रिक्स की शुरुआत कर ली थी। पीडियाट्रिक के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। पीडियाट्रिक्स 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। पीडिया प्लस ट्रिक प्लस एक्स। पीडिया मीन्स होता है चाइल्ड, ट्रिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट एंड एक्स मीन्स होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। डेफिनेशन क्या जानी थी? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केयर हेल्दी एंड इलनेस चाइल्ड। किसके बारे में स्टडी करते हैं? हेल्दी और इलनेस चाइल्ड की केयर के बारे में स्टडी करने को मिलती है। किसके अंदर? पीडियाट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन जाना था फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। कौन है भाई? अब्राहम जैकब इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। नेक्स्ट वन जाना था प्रोवाइड केयर इन पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स की केयर प्रोवाइड की जाती है, वे कब से कब तक पीडियाट्रिक्स के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है? फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंट एज तक क्या की जाती है? केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन डेवलप्ड कंट्री के अंदर फ्रॉम कंसेप्शन टू 16 इयर्स की एज तक क्या करते हैं? पीडियाट्रिक्स के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन फ्रॉम कंसेप्शन टू 18 इयर्स एज तक किसके अंदर? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या की जाती है? केयर प्रोवाइड हेल्थ न्यूबॉर्न बेबी को। नेक्स्ट वन 4 टाइप्स की केयर प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, थर्ड वन इज क्यूरेटिव एंड लास्ट वन इज रिहैबिलिटेटिव केयर। स्टेजेस के बारे में जाना था। स्टेज इन पीडियाट्रिक्स, 2 स्टेजेस इन पीडियाट्रिक्स, इंट्रायूटेराइन स्टेज, एक्स्ट्रायूटेराइन स्टेज। इंट्रायूटेराइन स्टेज में क्या होता है? फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी के स्टेज को क्या बोलते हैं? इंट्रायूटेराइन स्टेज। 0 to 2 वीक्स का जो बेबी होगा, जो कंसेप्शन मटेरियल होगा, उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट या प्री एम्ब्रियोनिक। 2 to 8 वीक्स को क्या बोल के चलेंगे? एम्ब्रियो। 8 to 40 वीक्स क्या बोलेंगे? फीटस। नेक्स्ट वन जाना था एक्स्ट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेज के अंदर आफ्टर बर्थ से क्या होती है? स्टार्टेड होती है। आफ्टर बर्थ टू 1 मंथ के बेबी को क्या बोल के चलेंगे? नियोनेट या न्यूबॉर्न। नियोनेट कितने 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट क्या होगा? 0 to 7 डेज एंड 7 to 28 डेज। लेट नियोनेट 1 month to 1 year के बेबी को क्या बोलेंगे? इन्फेंट। 1 to 3 टोडलर, 3 to 6 प्री स्कूल, 6 to 12 स्कूल एज एंड 12 to 18 एडोलेसेंट। नेक्स्ट वन अबाउट 18 इज अडल्ट। बट पीडियाट्रिक्स के अंदर कहाँ तक केयर प्रोवाइड करते हैं? एडोलेसेंट से। नेक्स्ट वन जानेंगे हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके अंदर बेबी डिलीवर होने के बाद हेल्दी कंडीशन में काउंट किया जाएगा? फर्स्ट वन इज डिलीवर्ड इन 37 to 42 वीक्स। क्या होना चाहिए? बेबी की डिलीवरी हो जानी चाहिए 37 to 42 वीक्स के अंदर, तो उसको किस में काउंट किया जाएगा? हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। सेकंड वन है रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड। रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड। क्या होना चाहिए? आफ्टर बर्थ रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। कितने टाइम बाद? विद इन 30 सेकेंड्स के बाद। थर्ड वन इज डिलीवर्ड विदाउट एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी।
क्या होना चाहिए, बेबी डिलीवर होना चाहिए विदाउट किसी भी प्रकार की जन्म से ही कोई एबनॉर्मलिटी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिलीवर्ड विद नॉर्मल पैरामीटर्स एंड वाइटल साइंस। क्या होने चाहिए, नॉर्मल तो पैरामीटर्स प्रेजेंट होने चाहिए एंड नॉर्मली वाइटल साइंस। पैरामीटर क्या होते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, इसमें काम होते हैं पैरामीटर्स। एंड वाइटल साइंस के अंदर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट एंड हार्ट रेट काउंट होती है। ये सारी की सारी कंडीशन बेबीज के अंदर क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, तभी बेबी किसमें काउंट होगा, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन जान लेते हैं पैरामीटर्स। फर्स्टली बात करके चलेंगे वेट, नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल वेट कितना होता है, नॉर्मल वेट इन न्यूबॉर्न बेबी कितना होगा, 2.5 to 3.9 kg, 2.5 to 3.9 kg। एवरेज की बात कर ली जाए 2.9 kg। यदि किसी कंडीशन के अंदर बेबी का वेट मोर देन 3.9 kg हो तो उसको एक टर्म के अंदर क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिया। क्या बोल के चलेंगे, मैक्रोसोमिया। इफ द बेबी वेट मोर देन 4 kg, अगर 4 kg से बेबी का वेट ज्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट वन, यह किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाले मदर्स के अंदर क्या होगा, बेबी का वेट मोर देन 4 kg से ज्यादा देखने को मिलेगा। किसके अंदर, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के केस के अंदर। नेक्स्ट वन जान लेते हैं नॉर्मल हाइट इन न्यूबॉर्न बेबी। नॉर्मल हाइट इन न्यूबॉर्न बेबी कितनी होती है, 45 to 55 सेंटीमीटर, 45 to 55 सेंटीमीटर। एवरेज की बात कर ली जाए 50 सेंटीमीटर क्या होती है, नॉर्मल हाइट इन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या होती है, 50 सेंटीमीटर एवरेज हाइट। नेक्स्ट वन बात कर ली जाए हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस क्या होगा, हेड सर्कमफ्रेंस 33 to 35 सेंटीमीटर, 33 to 35 सेंटीमीटर। यदि इफ हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन 33 सेंटीमीटर्स देन इट इंडिकेट माइक्रोसिफेली। किसको इंडिकेट करेगा भाई, माइक्रोसिफेली। यदि हेड सर्कमफ्रेंस कितने से कम हो, 33 सेंटीमीटर से कम हो तो इंडिकेट करके चलेंगे माइक्रोसिफेली। And next one, if head circumference more than 35 centimeter, then it indicate macrocephaly. Macrocephaly. यदि हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन हो कितने से, 35 सेंटीमीटर से, किसको इंडिकेट करेगा भाई, मैक्रोसिफेली को। मैक्रोसिफेली किसे इंडिकेट करेगा, हाइड्रोसिफेलस को। किसको, हाइड्रोसिफेलस। जब भी बच्चे के अंदर मैक्रोसिफेली होगा तो कंफर्म है क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस होगा, हाइड्रोसिफेलस।
हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या हो जाना? एक्सेसिव कलेक्शन हो जाना। हाइड्रोसेफेलस भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग नेक्स्ट वन इज नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होगा? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF फ्रॉम कोरोइड प्लेक्सिस। क्या होगा? कोरोइड प्लेक्सिस से CSF का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड एब्जॉर्प्शन इज नॉर्मल। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? नॉर्मल होगा। बट पाथवे इज क्लियर। पाथवे भी क्या होगा? क्लियर होगा। बात कर लेते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन तो क्या होगा? नॉर्मल होगा, बट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पाथवे क्या नहीं है? क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज ड्यू टू द स्टेनोसिस इन सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर क्या हो गया है? ब्लॉकेज आने की वजह से जो पाथवे है वो ब्लॉकेज हो गया है। इसी कारण से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। इसके अंदर इंक्रीज प्रोडक्शन नॉर्मल एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया है? कोरोइड प्लेक्सिस से प्रोडक्शन क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। किसका? CSF का। पाथवे क्या है? क्लियर है। सेकंड वन नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर प्रोडक्शन तो क्या है? नॉर्मल है, बट एब्जॉर्प्शन क्या है? कम हो गया है। नॉर्मल प्रोडक्शन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ब्लॉकेज अकर इन द सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर क्या आ गई है? ब्लॉकेज आने के कारण क्या हुआ है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। ब्लॉकेज अकर इन सेरिब्रल एक्विडक्ट। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। जो नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो कितनी होती है? चेस्ट सर्कमफ्रेंस नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है 30 to 32 सेंटीमीटर। यदि किसी केस के अंदर क्या होता है? इंक्रीज साइज ऑफ चेस्ट। क्या हो जाए? चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा किस कंडीशन के देखने को मिलेगा? इंक्रीज चेस्ट साइज। किस कारण से? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अकर इंक्रीज द साइज ऑफ चेस्ट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाएगा? चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जब भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे के अंदर कौन सी डिजीज अकर होगी? रिकेट्स। कौन से? रिकेट्स। रिकेट्स होने से क्या हो जाएगा? स्टर्नम है अपनी स्टर्नम का प्रोट्रूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टर्नम प्रोट्रूजन। स्टर्नम प्रोट्रूजन। स्टर्नम प्रोट्रूजन होने के कारण चेस्ट का क्या होगा? इंक्रीज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट। क्या हो जाएगा? चेस्ट का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। इसी कारण रिकेट्स के अंदर पिजन लाइक चेस्ट दिखाई देती है। इंक्रीज एंटीरियर एंड
posterior diameter of chest. So indicates same pigeon-like chest. नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हेड सरकमफ्रेंस एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस आर इक्वल इन 1 ईयर ऑफ एज इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। क्या होता है हेड सरकमफ्रेंस एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। 1 वर्ष की आयु के ऊपर कितना हो जाएंगे दोनों 45 सेंटीमीटर। साथ के साथ क्या होता है अपनी अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ भी कितनी होती है भाई 45 सेंटीमीटर। वह एनिमा कैन की हाइट भी कितनी होती है 45 सेंटीमीटर। कौन सी इवैक्यूएंट एनिमा कैन की हाइट कितनी होगी 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन जान लेते हैं मिड आर्म सरकमफ्रेंस। मिड आर्म सरकमफ्रेंस mid arm circumference it assess to check the nutritional status in newborn baby। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए क्या चेक किया जाता है मिड आर्म सरकमफ्रेंस को एसेस किया जाता है। इट एसेस टू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस इन न्यूबॉर्न। मिड आर्म सरकमफ्रेंस को चेक करने के लिए एक लेंथ ली जाती है कहां से कहां तक एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ शोल्डर टू अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन। कहां से एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ शोल्डर टू अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन के बीच में क्या ली जाती है एक लेंथ ली जाती है। इन दोनों की लेंथ के बीच में एक सिलेक्ट किया जाता है एक मिड पॉइंट को। किसको मिड पॉइंट को। उसी के ऊपर अप्लाई की जाती है शेकर टेप या बैंगल्स टेस्ट। कौन सी दो टेस्ट की हेल्प से क्या करते हैं अपन मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज शेकर टेस्ट, शेकर टेप टेस्ट। सेकेंड वन इज बैंगल्स टेस्ट। क्या होगा शेकर टेप को अप्लाई करेंगे बोथ किसके बीच में एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ शोल्डर और अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन के बीच में जो मिड पॉइंट सिलेक्ट किया है उसके ऊपर किसको अप्लाई करेंगे शेकर टेप को अप्लाई करके चलेंगे। उसे क्या करेंगे मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजरमेंट करेंगे। नॉर्मल मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है 11 to 12 सेंटीमीटर। ये अपन ने किसके बारे में जाना पैरामीटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस फर्स्ट वन हार्ट रेट। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है 120 to 160, 120 to 160। नॉर्मल हार्ट रेट 120 to 160 बीट पर मिनट। एवरेज की बात कर ली जाए तो
140 बीट पर मिनट। ये किसके अंदर देखी जाएगी? ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड। बेबी जब क्या कर रहा हो? रेस्टिंग कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, उस दौरान कितनी हार्ट बीट देखने को मिलेगी? 120 to 160 बीट पर मिनट। एवरेज की बात कर ली जाए तो 140 बीट पर मिनट। जब बेबी एक्सेसिव क्राई कर रहा हो, ज्यादा क्या कर रहा हो? चिल्ला रहा हो, तो उस टाइम कितनी हार्ट बीट देखने को मिलेगी? एक्सेसिव क्राई बेबी 80 to 100 बीट पर मिनट, सॉरी 180 बीट पर मिनट। कितनी भाई? 180 बीट पर मिनट क्या होंगी? देखने को मिलेंगी जब बच्चा क्या कर रहा हो? ज्यादा चिल्ला रहा हो। नेक्स्ट वन, जब बेबी क्या कर रहा हो? स्लीपिंग के दौरान कितनी होगी? 80 to 100 बीट पर मिनट। एट स्लीप टाइम 80 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, बच्चे के अंदर कहां से एसेस की जाएगी, चेक की जाएगी हार्ट रेट? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कहां से? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा होता है? बिटवीन टू रिब्स। दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होगा उसे इंटरकोस्टल स्पेस बोला जाता है। कौन से स्पेस है बच्चे के अंदर? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इसी को कौन से बोलते हैं? एपिकल पल्स। क्या बोलते हैं? एपिकल पल्स। सेकेंड वन, अडल्ट के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से क्या की जाएगी? हार्ट रेट मेजर की जाएगी एपिकल पल्स के अंदर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल बेबी के अंदर कितनी देखने को मिलेगी? 30 to 60 बीट पर मिनट। 30 to 60 बीट पर मिनट। अगर एवरेज की बात कर ली जाए 40 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे के अंदर सीन होगा 35 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा बच्चे के अंदर? नॉर्मल टेम्परेचर। आफ्टर बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी सीन एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इट इज कौन सी? बच्चे के जन्म के बाद एक कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है? हाइपोथर्मिया की कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है आफ्टर बर्थ। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपोथर्मिया। कौन सी भाई? हाइपोथर्मिया इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर डिजीज किसे बोला जाता है? हाइपोथर्मिया को। लास्ट वन, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चे के अंदर? 16/14 16/40 mmHg